अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज प्रोग्राम आरिफ की भाषा में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत, रमनीक मान जी। रमनीक मान जी बहुत ही ज्यादा चीजों को गौर से देखते हैं और उनकी अपनी एक इस पे अप्रोच है करंट इश्यूज पे, खास तौर पे पाकिस्तान में जो बसने वाली माइनॉरिटीज हैं, सिख बरादरी है, उनके हवाले से और कुछ हमारे सिख गुरु के हवाले से। रमनीक जी, वेलकम एंड सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्रीकाल, जय हिंद साहब। रमनीक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड सबसे पहले मैं आऊंगा बचपन से, जब हम पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं बचपन से हमें एक चीज कान में डालते गए, लोग भी जो मिलने जुलने वाले थे और पाकिस्तान में स्कूल में मदरसे में हर जगह के, ये जो हिंदुस्तान में सिख और हिंदू हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन्होंने हम पे बहुत जुल्म किए हैं। हिजरत के दौरान सिखों ने कत्ले आम किया, मुसलमानों की लड़कियां उठा के ले गई, ये वो। लेकिन जब मैं यूरोप में आया और मैंने इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे पता चला कि शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, जब रावलपिंडी, फैसलाबाद, जो कि उस वक्त लालपुर था, लाहौर से जब ट्रेनें पहुंची अमृतसर, तो लाशों से भरी हुई थी और सिख लड़कियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं के कुएं भर दिए। तो आप हमें जरा बताएंगे कि असल कहानी क्या है और पाकिस्तान के लोगों ने क्यों हमें ये झूठी पट्टी पढ़ाई। देखिए आरिफ भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्टीशन था, ये ना सिर्फ एक मजहबी तौर पे, यानी कि एक रिलीजियस लाइन के ऊपर पार्टीशन किया गया था। ये काफी हद तक एक आइडियोलॉजिकल भी कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल पार्टीशन भी था। तो बहुत से जो इंटेलिजेंसिया एशिया के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, वो तो यहाँ रह गए या इधर आ गए। और बहुत से ऐसे लोग जिनका कारोबार कह लीजिए, जिनका काम कह लीजिए, आप कुछ भी उसको डिफाइन कर लीजिए, वो नफरत था। चाहे वो धार्मिक कह लीजिए या मजहबी लाइन के ऊपर कह लीजिए। तो बहुत से ऐसे लोग वहां रह गए, वहां चले गए राजन। ये कहना कि साहब सिखों ने कत्लो गारत करी और ये सब, तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स इट्स नॉट दी स्टोरी एट ऑल। ये तो बड़ी गलत सी एक स्टोरी का प्रचार किया जा रहा है। हमारी कौम वो कौम है, आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, और आज तक जब से ये कौम हमारी गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने 1699 की बैसाखी वाले दिन सजाई थी, और उससे पहले अगर आप पीछे चले जाए तो पहली पातशाही से जो जोत चली आ रही है, तब से मानवता की बात, इंसानियत की बात और जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ने की बात, जो आइडियोलॉजी है सिखों की या हमारे मजहब की, जो एक कोर वैल्यू है ना, वो है इंसानियत और सबसे मोहब्बत करना और जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ना। कहते हैं ना, जो खंडा खड़कता है ना, तो खंडा भी जुल्म के खिलाफ खड़कता है, जुल्म करने के लिए कभी खंडा नहीं खड़का। और आपने जिक्र किया साहब रावलपिंडी का, तो यहाँ आपने कुओं की बात करी। एक बड़ा एक मैं ना काफी समय से, काफी वक्त से मैं इसके ऊपर पढ़ रहा हूँ, और मैं पहले भी पढ़ता रहा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा मेरी आंखों में आंसू ला देता है। मैं दो छोटी छोटी मेरी बच्चियां हैं, मैं उनको आगे रख के पूछता हूँ, अरे भाई, कि उन बापों के ऊपर, उन भाइयों के ऊपर क्या गुजरी होगी यार भाई, जिन्होंने जिन्होंने ये वक्त देखा कि गुलाम रसूल जैसे दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं, लड़कियां दो, जिंदा रहना है दो। वो बाप, वो भाई अपनी जान से प्यारी बच्चियों को वहां बिठा के और वाहिगुरु बोल बोल के उनके सर काटते चले गए। इसलिए
कि वो उनके बलात्कार, उनके रेप न कर सके, उनको बेआबरू न कर सके। एक बाप के सीने पे क्या गुजरती होगी। तो उस वक्त हम लोगों ने देखा, हमारी कौम ने देखा, हर उस हिंदू, हर उस सिख ने इस चीज को महसूस किया, क्या बीती होगी। और साहब जो नहीं वहां पे जिनके साथ उनके मर्द थे, वो कुओं में कूद के मरी। और जो बदकिस्मती से इन दरिंदों के हाथ लगी, उनका एक पूरा एक रेप ऑफ रावलपिंडी करके किताब है साहब, आप उसको पढ़ना, आपको हकीकत जो है, सच्चाई से आप वाजे होंगे। ये जो झूठ फैलाते हैं ना साहब पाकिस्तान के अंदर की कैसे काफिर और सरदार काफिर है, ये तो आजकल तो शिया भी काफिर है और हिंदू तो काफिर थे ही। साहब हमारी कौम ने हमेशा रक्षा करी है और मजहब देखे बिना रक्षा करी है। आपको पता नहीं ध्यान है यानी कि ध्यान, पंडित कृपाराम 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब की शरण में आए थे। उनकी शरण में आकर उन्होंने कहा था कि साहब ये औरंगजेब जो है, ये हमारे को कन्वर्ट कर रहा है और हमारे ऊपर बड़ी तशद्दुद कर रहा है, हमारे ऊपर बड़े अत्याचार कर रहा है, साहब हमारे को बचाइए। और 9वीं पातशाही साहिब गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे पातशाह ने और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने बाद में देश और धर्म के लिए शहादतें दी थी। हम तो शहादत देने वाले लोग हैं जी, हमारी कौम को तो शहादत देना सिखाया है, मनुखता ना पला। हमारी पहली पातशाही ने कहा सरबद्दा पला। हम तो सबका भला मांगने वाले लोग हैं, तो हमने क्यों किसी का कत्ल करना था। और रावलपिंडी की बात करते हैं, आप मीरपुर की बात भी कीजिए, आप डायरेक्ट एक्शन डे की बात कीजिए, बिहार में बंगाल में क्या किया। या खून के प्यासे लोग हैं साहब। और ये औरंगजेब से लेके और 1947 से लेके और 1991 में कश्मीर में किस तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को बाहर निकाला गया, आईएस वाले क्या कर रहे हैं इराक और सीरिया में, ये लोग, ये वही लोग हैं साहब। वक्त बदला है, ये लोग वही हैं। और ये बड़ा झूठ जो फैलाया जा रहा है साहब कि सिखों ने इनिशिएट किया और सिखों ने, कहीं ना कहीं रिटेलिएशन आई होगी, इस बात से भी कोई इनकार नहीं है। पर कत्ल और गारत करने वाले और औरतों की इज्जत को बेआबरू करने वाले सिख नहीं है साहब। हमारे गुरुओं ने तो हमारे को ये कभी सिखाया नहीं, कभी नहीं सिखाया ये। और ये इतना मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया, जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने एक मुल्क तो बना लिया साहब इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि जी हमने हिंदुओं से अलग रहना है और ये सब। पर इनको ये पता नहीं था कि हम इसको जोड़ के कैसे रखेंगे, हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने इस्लाम को ही अपना रूट बना लिया। और जो भी गैर इस्लामी, सिख है, हिंदू है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, वो सब दुश्मन है साहब। बल्कि इस्लाम के अंदर इस्लाम में ही मुसलमान भी दुश्मन है। अहमदिया दुश्मन है, देवबंदिया दुश्मन है इनका, बरेलवी दुश्मन है इनका, और शिया तो खैर काफिर है ही। तो ये समझ में नहीं आता कि ये मुल्क कर क्या रहा है, दर हकीकत दरअसल ये क्या कर रहा है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एवरी कंट्री हैज अ मैसेज टू गिव। और आप देखिए कि जब से आजादी हुई है, एंड अ डेस्टिनी टू अचीव, मैसेज टू गिव एंड अ डेस्टिनी टू अचीव। आप मैसेज क्या दे रहे हैं तो पूरी दुनिया को, अगर आप पाकिस्तानी कौम की बात करें, अगर आप सब जितने 20 करोड़ पाकिस्तानी, आप एक दफा ये सोच के देखिए आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। इंग्लैंड में आप जाते हैं, हमारे भाई आप तो वही हैं, वहां पे यंग जो छोटी कम उम्र की लड़कियां होती हैं, वाइट गर्ल्स होती हैं, उनको ग्रूमिंग का एक वहां बड़ा वो है। और वो उनको एक्सप्लॉइट करना और उनके साथ बलात्कार करना, रेप करना, उनको मार देना, कत्ल कर देना, ये सब करने वाले कौन है। एक आपके पास तो रिकॉर्ड है, मेरे पास तो है, ये सब पाकिस्तानी है सब। और आपकी कौम की ये हालत है कि आप हिंदुस्तान से, अपने पाकिस्तान से बाहर, आप जहां भी होते हैं आप अपने आप को इंडियन बोलते हैं। आप कभी नहीं बोलेंगे आप इस्लामाबाद से, आप बोलेंगे हम तो दिल्ली से। जो आपके पुरखों के शहर थे वो बता देंगे साहब हम तो इसी शहर के। तो हालात ये है कि जब आपको आइडेंटिटी छुपानी पड़ जाए,
when you are yourself in an identity crisis. बड़ा चलता है ना आजकल, कहते हैं साहब तुर्क और ये अरब की आइडेंटिटी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम तो एर्तुगरुल गाजी हैं। अरे साहब आप अभिषेक घई हैं, आप तुर्क नहीं है, आप ये सब आप लोग नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट यू आर। और आप हमारे कौम पे या हमारे सिख गुरुओं के ऊपर, या अगर आप हमारे जो मौजूदा जनरेशन है आपके यहाँ पे, अगर आप उनके ऊपर अगर आप ये आरोप लगाते हैं या आप इस प्रकार की बातें कहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अंतर ध्यान होना पड़ेगा, आपको अपनी हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ेगी। यू हैव टू री रीड एंड री राइट योर हिस्ट्री, क्योंकि आपकी हिस्ट्री इतनी फ्लॉड है, इतनी गलत है, कि जो प्रोटेक्टर है, जो देश और धर्म को बचाने वाले हैं, आप उनको कातिल बता रहे हैं। क्या बात है? रामनिक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें पाकिस्तान में तो टोटली डिस्टोर्टेड हिस्ट्री ही पढ़ाई जाती रही है, और हमें वो चीजें सिखाई जाती हैं जो समझ में नहीं आता। बाद में जब हमने रियल हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला कि असल तो गुनाहगार हमारे मुसलमान भाई थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में बड़े जुल्म किए। लेकिन मुझे एक चीज आप बताइए कि आज से दो तीन साल पहले की बात है, मैं जिनीवा गया था यूनाइटेड नेशंस का सेशन अटेंड करने। तो वहां पे खालिस्तान नाम की एक रैली निकली। रैली में आगे 5 सिख थे और 200 पाकिस्तानी थे पीछे। नाम था खालिस्तानी। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में हमेशा गंदी जबान इस्तेमाल की गई, लेकिन आज से 2-3 साल पहले उनका स्टैच्यू लाहौर में लगाया गया। अचानक पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सिखों से मोहब्बत अचानक आ गई है। ये क्या वजह है कि करतारपुर साहब का गुरुद्वारा भी बनाया जाता है, सिखों से इतनी मोहब्बत? हालांकि मुल्ला आज भी सिखों को गालियां दे रहा है लिटरली। खादिम हुसैन रिजवी जो पाकिस्तान का मौलवी था, जिसके फुनरल में मिलियंस ऑफ पीपल थे, वो खुल के उसकी वीडियोस मौजूद है जिसमें कह रहा है कि सिखा ने साढ़े नाल एक किता ते, सिखा ने साढ़े नाल एक किता ते, सिख साढ़े दोस्त नहीं हो सकते। आम आदमी में अंदर अभी भी नफरत है जो बचपन से हमें पढ़ाई गई है, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पे ये अचानक इतनी मोहब्बत क्यों बढ़ी है आजकल? अरे भाई, आप जानते हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए क्या है कि जब इनके ये जो सारे ड्रामे थे ना, चले नहीं कि साहब कश्मीर तो हमारी शाहरग है और हमारे यहाँ पे कश्मीर को हमने आजाद कर दिया और वजीर आजम कश्मीर का हमने बताया, ये सब ढोंग रचा है इन्होंने। बहुत सालों से चलता आ रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे, कश्मीरी जुबान के नाम पे, या बहुत सारे वहां पे पंजाबी हैं जो कश्मीरी बन के बैठे हुए, उनको 4 लाइन नहीं बोलनी आती कश्मीरी में। मैं पूछ लूं सच्चा है तो उनको समझ में नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है। तो ये लोग ऐसे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे इन्होंने कोशिश करी कश्मीरियों को अपने साथ लाने की, जोड़ने की। वो इनकी चाल कामयाब ना हुई। फिर इन्होंने कश्मीरी यहीं से रिक्रूट करने शुरू किए, तो इनकी चाल कामयाब ना हुई। आखिर में ये 370 जो टेम्परेरी अरेंजमेंट था वो भी हटा, 35 ए भी हटी, और कश्मीर मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ फाइनली जुड़ गया है। अब इन्होंने जो दूसरा इनका K2 में कश्मीर और दूसरा खालिस्तान में जिनका K2 में दूसरा K था, इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा फोकस करना शुरू किया। अब इनका फोकस कहाँ जा रहा है साहब? इनका फोकस जा रहा है पंजाबी जुबान कि जी हमारी और आपकी जुबान एक है साहब, हमारा और आपका कल्चर एक है साहब, हमारी और आपकी जो रीति रिवाज हैं वो एक है साहब। अरे भाई, अगर इतने ही एक थे तो दूसरा मुल्क किस लिए चाहिए था तुम्हारे को? आप यकीन मानिए कि बहुत सी चीजें हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर मौजूद सभी मुसलमान विदाउट एक्सेप्शन, आप अफगानिस्तान तो खैर बहुत पहले हो गया इस्लामी, पर यहां पे जो पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है, हमारा आपका डीएनए एक है। आप सनातनी मुस्लिम है साहब, आप अरबी मुस्लिम नहीं है, आप तुर्की मुस्लिम भी नहीं है, आप सनातनी मुस्लिम है। जिस तरह 47 की अभी आपने बात करी कि जबरदस्ती कत्लो गारत करके बलात्कार करके, रेप करके, फोर्स्ड कन्वर्शन करी, और वो सिलसिला बात दस्तूर जारी है, आज तक जारी है, वो तो कोई बदलाव नहीं आया। तो आप लोग जितने हैं, आप लोग सब सनातनी मुस्लिम हैं, आप अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह भूल चुके हैं, और अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सिखों को
एज कैनन फॉडर यूज करें और इनको हम जिसे कहते हैं ना एक्सपेंडेबल्स हैं, इनको हम झोंक दें और तुम लड़ो मरो, हम पैसा दे देंगे, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे देंगे, वेपन वूपन दे देंगे, तुम लोग लाके लड़ो। और वो हमारी कौम इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके एक इशारे पे या वहां बैठा वो गुरपत पंत पन्नू जैसा नालायक वो आदमी वो सिक्के उछालता है और वो सिक्कों के ऊपर उछलने वाले सिख नहीं होते भाई। हम लोगों को नहीं चाहिए तुम्हारे से पैसा और ना हमारे को कोई खालिस्तान चाहिए। हमारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान हमको मुबारक, हम बहुत खुश हैं, एक बात। और दूसरी बात, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी में रह रहे हैं और हमने जो 47 में हुआ वो देखा, हमने वो दर्द आज तक हमारे सीने में है। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ दोबारा दोहराया जाए और हमारे को जरूरत भी नहीं है। तुमको बनाना है, तुम कहीं पे आइलैंड वगैरह खरीदो, एक बना लो तुम अपना खालिस्तान, वहां पे झंडा लगाओ और खूब आगे पीछे डांस करो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सिखों की तरफ जो आपने मेरे से पूछा कि महाराजा रंजीत सिंह को कुछ साल पहले तक गाली देते थे, सिखों को काफिर कहते थे, ये मोहब्बत जो है ना साहब, ये सियासी मोहब्बत है, ये असल मोहब्बत नहीं है। दे वॉन्ट टू यूज अस सिख्स, हम सिखों को ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे को अपनी उस तलवार वाली बाजू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कट भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं है। और ये वो तलवार है जो सिख से सिख को कटवाना चाहते हैं, ये इनकी आइडियोलॉजी में शुमार है। और ये मैं आपको बताऊं, वो उस वक्त का दौर नहीं रहा कि ये खालिस्तान मूवमेंट को मोमेंटम तो छोड़ो, ये इसको स्टार्ट भी रोल भी कर पाएंगे, वो शुरू भी नहीं होगा यहाँ पे। लोगों ने बहुत देख लिया एंड वी हैव बीन थ्रू इनफ ट्रबल्स और हमारी इकोनॉमी बेहतर होती चली जा रही है, हमारा मुल्क आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक समय हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को योगा और आयुर्वेद की कहते थे कि भाई ये प्रोग्रेसिव है, योगा और आयुर्वेद में इनको बहुत ख्याति प्राप्त है, ये लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अब देखिए ना एलोपैथी में क्या हो रहा है, दुनिया भर के मुल्कों को वैक्सीन दे रहे हैं। तो इनकी दिक्कत ये है कि इनका अपना प्रोग्रेशन, अपनी ग्रोथ तो है जीरो, जीरो तो क्या बहुत आगे चला गया, मैं नेगेटिव में। और ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ये हमको अपने बराबर लाके खड़ा करें। वो कहते हैं ना कि आप जब एक कहते पंजाबी तुसी जे किचड़ से सूर ना लड़ोगे जाके तो सूर तो एंजॉय करेगा बट तुसी गंदे हो ही जाओगे। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। हमने उस कीचड़ में इनके साथ कुश्ती करनी नहीं। हम पाकिस्तान होगा पड़ा रहेगा एक तरफ यार, दुनिया में ऐसे बहुत मुल्क है, ये हमारा पड़ोसी जबरदस्ती इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता, नहीं तो क्या है, बेकार सा गंदा सा मुल्क है ये, परवर्टेड सी कौम है। जिस दिन से ये इस मुल्क की तामील हुई, जब इस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले से इन लोगों ने बलात्कार, कत्ल गारत, लूट डकैती शुरू कर दी थी इन्होंने। तो आपके जो मूल सिद्धांत है ना, ये यही है आपके मूल सिद्धांत। आप एक आत्म मानववाद की बात नहीं करते, यू डोंट रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड एज वन कम्युनिटी, वैसे वसुधैव कुटुंबकम के अंदर आप विश्वास नहीं करते। आप कहते हैं कि साहब हम, हमारी इस्लामिक डिप्लोमेसी है जी, हमारी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है जी। अरे उसको क्या करोगे तुमने बम बढ़ा लिया, ठीक है, तुम यू आर दी ओनली इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्री विद न्यूक्लियर बम, उसको बिछाओगे या चाटोगे? क्या करोगे उस बम का? इस्तेमाल तुम कर नहीं सकते, तुम्हारी कुव्वत नहीं है। तुमने खूब लोगों को बेवकूफ बनाया, उसका नाम दिखा दिखा के जी हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। लोगों को तुम्हारी असलियत पता लग गई, सब समझ में आ रहा है, ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। ये चाहते हम कैनन फॉडर बने, आरिफ भाई हम कैनन फॉडर नहीं बनेंगे इनके लिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये सोचते हैं सिखों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे, इंडिया की फ्रैगमेंट्स करेंगे। इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला साहब। एक गलती नेहरू की, जिसमें अक्षय चिन्ह और कुछ एरिया चला गया हमारे हाथ से, वो भी उसने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है साहब। उसके अलावा इंडिया हैज ओनली ग्रोन इन साइज एंड टेरिटरी। सिक्किम हमारे साथ आया, हमारे साथ जुड़ा, वी हैव ग्रोन। और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा और आपकी ये हरकतें जारी रहेंगी। एक नया जी वो था जो बांग्लादेश बना गया, एक नया जी ये है जो ये पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म कर देगा, नहीं रहेगा पाकिस्तान। आप लोग जा रहे हैं और ये नहीं कि हिंदुस्तान कुछ कर रहा है या हम लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं, आप लोग सर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं। आप खुद ही अपने देश को तोड़ रहे हैं, अपन क्या कर सकते हैं साहब? वी आर ओनली वॉचिंग, हम तो देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रामनिक जी। पाकिस्तान में तो बलोच भी आज़ादी मांग रहा है, सिंधी भी आज़ादी मांग रहा है, पख्तून भी आज़ादी मांग रहा है। मतलब पाकिस्तान में तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चल पड़ा है। पाकिस्तान यूज कर रहा है कनाडा और इंग्लैंड में मौजूद कुछ सिखों को।
मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि ये जो कनाडा और इंग्लैंड में जो कुछ सिख पाकिस्तान के इशारे पे चीजें चला रहे हैं, वो एक चीज क्यों नहीं देख पा रहे कि भारत में जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सब सिखों के कंट्रोल में है, उनकी मैनेजमेंट कमेटी सिखों के हाथ में है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा साहब हैं ननकाना साहब के या करतारपुर साहब के, वो तो मुस्लिम बोर्ड चला रहा है और वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी पिछले साल जनवरी में ननकाना साहब गुरुद्वारे पे पूरे ननकाना साहब के मुसलमानों ने मिलकर पथराव किया था। वहां तो आए दिन ये चीजें होती हैं। तो ये बाहर बैठा कुछ सिख, सारे नहीं, कुछ सिख जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते हैं, वो उस ननकाना साहब और करतारपुर को आजाद कराने की बात क्यों नहीं करते? देखिए अरे भाई, मैं ये समझता हूं कि जैसा हमने पहले कहा ना, जब कि वी आर बेसिकली अ कम्युनिटी, हम वो कौम है जिन्होंने जुल्म और जबर के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है, जंगें लड़ी हैं, और हमने देश और धर्म को प्रोटेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा एक सेक्युलर डीएनए है उसको, या जो हमारे गुरुओं की शिक्षा है उसको देखते हुए हम लोगों ने इस चीज को तस्लीम कर लिया कि साहब ठीक है, वो पाकिस्तान में चला गया इलाका और वो पाकिस्तान का इलाका बन गया। अब हमने अगर गुरुद्वारों को जाके देखना है, हमने दर्शन करने हैं, तो हमने वीजा लेके जाना है। ये चीजें हमने मान ली। बट समहाउ पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका एक फंडामेंटल ये था कि साहब हम सिखों को किसी तरीके से भड़काएं और हम एक अलग मुल्क की बात करें, एक हम अलग खालिस्तान की बात करें। उस खालिस्तान का नक्शा यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो रेडक्लिफ लाइन है, उस रेडक्लिफ लाइन को पाकिस्तान की तरफ 1 इंच भी जाता हुआ नहीं दिखाते। तो ये पॉलिटिकल मैप एक क्रिएट किया गया है एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए। और जैसे मैंने कहा था कि एज अ कैनन फॉडर यूज करने की बात हो रही थी, तो अगर कोई ऐसी बात होती है, अगर कोई इस तरीके की चीज होती है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सिखों की जो कैपिटल थी लाहौर, या महाराजा रंजीत सिंह की जो जन्मभूमि है गुजरांवाला, या जो हमारा करतारपुर साहब गुरुद्वारा है, हमारा ननकाना साहब गुरुद्वारा है, हमारा पंजा साहब गुरुद्वारा है, या ऐसे तमाम 1800-1900 गुरुद्वारे और मंदिर हैं, चाहे आप उसको सिंध तक, बलूचिस्तान तक चल जाइए जहां पे शक्तिपीठ हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि साहब अगर हमारी कौम या अगर हिंदू और सिख अपना हिस्सा मांगे सिर्फ धार्मिक आधार पे, तो ये जो शहर हैं या ये जो गुरुद्वारे गुरुधाम हैं और ये जो मंदिर हैं, ये क्यों नहीं उसका हिस्सा बनने चाहिए? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अरे भाई के जहां तक मैं समझता हूं कि सिखों के एक सेंटिमेंट की बात है, तो ये जो सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं ना साहब, ये सेंटिमेंट के साथ खेलने वाले लोग खुद जल के तबाह होते हैं, खुद जल के तबाह होते हैं। क्योंकि सिखों के सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग है, हमारी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है कि जिस दिन हमने पलट के आपके ऊपर वार कर दिया ना साहब, आप संभाल नहीं पाएंगे। और ये बात अच्छे से पता है पाकिस्तान को कि सिखों को आप गुड ह्यूमर में रखिए और सिखों को आप अपने साथ इस तरीके से जोड़ के रखिए कि इनको सच्चाई ना पता लगे, या ये उस दिशा में, उस डायरेक्शन में चले ही ना कि साहब ये भी मुमकिन है। पर मैं आपको बताता हूं, ये चीज पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए कि इतने सालों से ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना एक जनरल पब्लिक सेंटिमेंट, ना कभी हमारे को ऐसा पढ़ाया गया, ना ऐसा सिखाया गया कि साहब हमने वो पाकिस्तान का इलाका, वो बलूचिस्तान का इलाका, वो सिंध का इलाका हमने वापस लेना है। हमको बताया गया कि साहब 2 नेशन थ्योरी में वो एक अलग मुल्क बन गया, हमारा एक अलग मुल्क बन गया, हम एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, हमने अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। आपकी तरफ जैसा आपने बताया कि शुरू से ये सिखाया गया साहब ये हिंदू काफिर है, ये सिख काफिर है, इन्होंने बड़ी तशद्दुद करी, बड़ी कत्लो गारत करी, पर बड़े कन्वीनियंटली जो अपने किए वो कर्म है वो भूल गए कि साहब हमने ये भी किया।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पार्टीशन या पार्टीशन के बाद आजादी के पिछले 70-73 सालों में, 74 सालों में आप लोगों ने क्या किया? आप लोग एक बार सिर्फ अगर पाकिस्तानी मेरे भाई हिस्ट्री उठा के पढ़ लें और एक न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि यू आर डिस्ट्रक्टर इन चीफ ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया के बड़े से बड़े टेररिस्ट आपके मुल्क में पाए जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट कैंप आपके पास पाए जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो टेररिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनको आप फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो इसके अंदर तो आरिफ भाई ये कहूंगा कि सिख जिस दिन जाग के अपना हिस्सा मांगेगा ना साहब, हरि सिंह नलवा को याद कर लीजिएगा, आज तक सलवार कमीज पहनते हैं, सलवारें पहना दी थी। और इतने नलवे हैं आज भी हिंदुस्तान में, आप सोच नहीं सकते। हमारे बड़े बड़े जर्नैल हैं फौज के, एक खुली छूट अगर सरकार दे देना तो ये लोग सब भूल जाएंगे। एक डिसिप्लिन्ड कौम है, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, हम लोग एक रोग नेशन नहीं है, हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम कानून को मानते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को मानते हैं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं तो करतारपुर साहब ये आप कह रहे हैं कॉरिडोर बनाया, वो उठा के उन्हें दोबारा इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया। ननकाना साहब की कुछ 13,500-14,000 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर बार बार कब्जे कर रहे हैं। और ननकाना साहब के हेड ग्रंथी की बेटी जो है जगजीत कौर, उसको किडनैप करके और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मतलब क्या आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है? आप लोग, हम लोग तो प्रोग्रेशन में आ गए, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, पर पाकिस्तान अभी 47 वाले माहौल में अभी तक वहीं पे ही है। एक कमर के साथ, मैं चीमा के साथ एक शो कर रहा था उसके यूट्यूब चैनल के लिए साहब, तो उसमें मेजर आदिल राजा था, एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर है, कोई एक्स रिटायर्ड अफसर है। वो मैंने कहने लगे जी सिखता साढ़े लाडले ने। मैंने दिल में सोचा मैं ये कैसा वाहियात आदमी है जो 47 की कत्लो गारत के बाद जिस तरीके से सिखों और हिंदुओं की लड़कियों को, औरतों को तुमने नंगा परेड किया, उनके साथ तुमने सामूहिक बलात्कार यानी कि तुमने गैंगरेप किए, उनको फोर्स कन्वर्जन करी, और पठानों ने तो खूबसूरत लड़कियां जो हैं ये पठौर की और ऊपर की मीरपुर से आगे कश्मीर तक की उठा उठा के लाके वेस्ट पंजाब में बेची है साहब। 47 के बाद लड़कियां बेची हैं इन्होंने, स्लेव ट्रेडिंग, सेक्स स्लेव बेचे इन्होंने ला ला के। और जो सबसे खूबसूरत लड़कियां होती थी वो फौजी और पुलिस वालों को रख लेते थे और बाकी जमींदारों को और दूसरों को। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है साहब। फिर आप कहते हैं जी सिख साढ़े लाडले ने। भाई आप पॉलिटिकल यूज के लिए लाडले हो गए क्या, या कैनन फॉडर बना के आगे आग में झोंकने के लिए हम तुम्हारे लाडले हो गए? और आप समझते हो कि हमारे को समझ में नहीं आती बात? सब समझते हैं अरे भाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। रमनिक जी, आपने जो बातें कही हैं वो दिल को लगती हैं। इसकी वजह यह है कि 48 में भी जब पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स ने और आर्मी ने कश्मीर में लश्कर कशी की थी, तो इसके बाद वहां से भी लड़कियां उठा के ले गए थे और बेची थी। मुझे भी अक्सर बैठ के बड़ा अपने आप पे शर्म आती है कि मुझे बचपन से सिखाया गया कि महमूद गजनवी वॉज योर हीरो, और उसने सोमनाथ पे 17 हमले किए। लेकिन जब मुझे वेरी रिसेंटली पता चला कि सोमनाथ का मंदिर तो मेरे पुरखों का मंदिर था, कि मेरे पेरेंट्स जहाँ पैदा हुए थे वो सोमनाथ से कुछ किलोमीटर दूर है, तो मैं बैठ के सोचने लगा। मैंने कहा कि ये तो महमूद गजनवी मेरे पुरखों की औरतों को ले जाके गजनी और दमिश्क के बाजारों में बेचता रहा, और मैं बदबख्त, मैं महमूद गजनवी को हीरो मानता रहा। तो यही चीज है कि पाकिस्तान में बड़ी डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हम हमारे ही एक्सप्लॉइटेटर्स को अपना हीरो मानते हैं। मेरा यहाँ पे सवाल है महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से, कि हमें ये पढ़ाया गया है, ये कहा गया है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जब पाकिस्तान यानी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और उनकी सल्तनत कायम हुई थी, वो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, वो मुसलमान अफगानी जो अहमद शाह अब्दाली और उन सब से भी लड़ रहे थे, लेकिन मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया। और हमें ये सिखाया गया कि बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध दिए, और मुसलमान घरों में सिख जब मर्जी आती थी घुस जाते थे और आदमी बाहर खड़ा होकर पहरा देता था। जरा हमें महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में बताइए कि उनका दौर कैसा था, ताकि पाकिस्तानी सुनने वालों को कुछ शर्म आए कि हमें क्या पढ़ाते रहे। अरे भाई,
महाराजा रणजीत सिंह का नाम लेते वक्त शेरे पंजाब ना लिखा जाए तो फिर बात कोई मजे की नहीं है साहब। तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जो है साहब, ये पहले ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने नदी का जो बहाव है ना वो दूसरी तरफ मोड़ दिया। वो कैसे? नॉट लिटरली बट आज से पहले, उनके 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 समय से पहले हर बार ये खैबर की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से और पख्तून की तरफ से जो है आक्रमणकारी आते थे, अटैकर्स, इन्वेडर्स आते थे और यहां पे आके हमले करते थे, कत्लो गारत करते थे। ये पहले ऐसे भारत के राजा हैं, महाराजा हैं शेरे पंजाब, जिन्होंने जाके सीधा खैबर पे कब्जा कर लिया और वहां पे पहले ऐसे नॉन मुस्लिम रूलर रहे हैं जिन्होंने वहां पे राज किया है। वो कहते हैं कि जी शेर की मांद में घुस के उसको मारा है। ये महाराजा रणजीत सिंह ऐसे पहले रूलर हुए हैं। इन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जहां पे कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, उसको बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, विदाउट फियर अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला, अपने धर्म को मानने का, अपने मजहब को मानने का मौका मिला। और ये ऐसे वाहिद राजा हुए हैं जिनके साथ अंग्रेजों ने बैठ के ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी कि साहब सतलुज के आगे हम आने की हिम्मत नहीं करेंगे, सतलुज से इधर आप मत आइएगा, आप अपना राज चलाइए, हम अपना राज चलाएंगे। आपको पता होगा सिखों की 12 मिसलें हैं, 12 मिसलों में से सुकर चक्रिया मिसल के ये लीडर रहे हैं। ठीक है सर। अब ये जो एक बड़ी गलतफहमी है और एक ये बड़ा झूठ जो फैलाया जा रहा था महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे राजा रहे हैं कि इन्होंने ना सिर्फ इनके पास मुस्लिम दरबारी थे, इनके पास फ्रेंच जर्नल, डच और पोर्टुगीज जर्नल इनकी फौज का हिस्सा थे। और मैं पाकिस्तानियों से दरखास्त करूंगा कि फ्रेंच जर्नैलों की आज भी कब्रें पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो महाराजा रणजीत सिंह की फौज के जर्नैल थे। और महाराजा रणजीत सिंह के विषय में मैं आपको उनके बारे में किस्सा सुनाना चाहूंगा कि एक खुश नवीस नाम का एक मुस्लिम था। उसने बहुत मेहनत से कई साल लगा के कुरान शरीफ तैयार करी। सोने की और चांदी की स्याही इस्तेमाल करके उसने बहुत मेहनत करके एक कुरान शरीफ तैयार करी और वो कुरान शरीफ लेके वो कई नवाबों के पास गया साहब। तो किसी नवाब ने भी उससे वो कुरान शरीफ खरीदी नहीं। तो ये कुरान शरीफ लेके जो है ये महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पेश हो गया। तो इनके फकीर अजीजुद्दीन करके इनके दरबारी थे एक। तो इन्होंने फकीर अजीजुद्दीन को कहा कि साहब ये आदमी क्या लेके आया? तो उसने बोला कि साहब मैं तो कुरान लेके आया हूं और ये कुरान मैंने बड़ी मेहनत से कई साल लगा के और सोने और चांदी की शाही से तैयार की है। तो उन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह ने वो कुरान अपने हाथ में ली, अपने माथे को लगाई और उन्होंने फकीर अजीजुद्दीन को कहा कि साहब जितने पैसे ये आदमी मांगता है खुश नवीस, इसको उतने पैसे अदा कर दिए जाए। तो वो खैर पैसे अदा कर दिए और वो कुरान शरीफ को संभाल दिया गया। तो फकीर अजीजुद्दीन कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह को, साहब आपने बहुत ज्यादा कीमत अदा कर दी इस कुरान शरीफ के लिए, इतनी कीमत नहीं बनती थी। तो महाराजा रणजीत सिंह कहा, महाराज साहब कहते हैं कि परमात्मा की ये इच्छा है, ये उनकी मर्जी है उस मालिक की, उस वाहिगुरु की, कि मैं सब मजहबों को एक नजर से देखूं। और महाराजा रणजीत सिंह की जो रियासत थी साहब, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, खैर पाकिस्तान में तो नहीं है, पर अगर डेमोक्रेटिक तरीके से देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह के राज में सिख जो है वो मेजोरिटी में थे। कुछ 7-10% सिख थे केवल, बाकी हिंदू और मुसलमान सब थे। और आप मेरे को झूठ तो खैर कुछ लिख दो, आप हकीकत में एक वो ऐसा वाक्या बता दो जहां कभी मुसलमानों को सिख धर्म कबूलने के लिए मजबूर किया गया, जहां कभी कत्लो गारत करी गई हो सिख राज में। यानी कि जड़ा खालसा निशान है साडा, खालसे झंडे दे थल्ले अगर दुनिया दे विच एक मिसाल कोई मैनू पाकिस्तानी आगे दे दे कि जी धक्के नाल जबरदस्ती
जुल्म करके हमारे को सिख मजहब कबूल करवाया गया, एक मिसाल नहीं मिलेगी। महाराजा रंजीत सिंह की खासियत मैं बताता हूं साहब। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौर में जितने उनके पास मुस्लिम विद्वान यानी कि जो बड़े हैं वो आए, उनके कहने पे हजारों मस्जिदें उन्होंने अपने राजकोष से, अपने पैसे से रिपेयर करवाई, मरम्मत करवाई, और नई मस्जिदों की तामील के लिए भी पैसे दिए गए महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। और यहां तक कि काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है भगवान शिव का, उसके लिए 22 मन सोना दिया था महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पास से कि साहब ये भगवान का घर बन रहा है, ये खुदा का घर बन रहा है, ये वाहिगुरु का घर बन रहा है, ये अल्लाह का घर बन रहा है, आप लगाइए पैसे, कोई दिक्कत। और दरबार साहब अमृतसर के अंदर भी खूब खुले हाथ से सोना दिया और खूब फंड्स दिए इन्होंने। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लोग बेवकूफी फैलाते हैं ना साहब पाकिस्तान के अंदर, दरबार साहब की जो नींव पत्थर है ना साहब, जो जिसको हम नींव कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, वो साई मियां मीर ने रखी थी, जो खुद एक मुसलमान थे। तो ये अगर आपको कोई कह दे कि साहब सिख मजहब ऐसा है या सिख कौम ऐसी है जिन्होंने मुसलमानों की कत्लो गारत करी है, तो हमने सिर्फ वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है, जबर किया है, जंगें लड़ी हैं। हमारे 9वीं पातशाही साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे पातशाह के बारे में लोगों को शायद ना पता हो, पर चौथी बैटल करतारपुर की जो चौथी जंग थी, 14 साल की उम्र में इन्होंने लड़ी। गुरु तेग बहादुर साहब का नाम पहले त्यागमल था। जब उनके जौहर देखे मैदान जंग में गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने, तो उन्होंने कहा कि भाई आज से आपका नाम तेग बहादुर, तेग तलवार को कहते हैं। उनके जौहर देखने के बाद उनका नाम तेग बहादुर रखा गया। हम लोगों ने सबने उनकी शहादत के बारे में पढ़ा है, उनकी जो एक मनुष्यता पढ़ा है, या इनका जो एक शांत स्वरूप है उसके बारे में पढ़ा है, सुना है। पर एक उनका रूप यह भी था, 14 साल की उम्र में उन्होंने जौहर दिखाए थे, और पिंडी खान था, पिंडी खान के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी, चौथी बैटल ऑफ करतारपुर। तो जुल्म और जबर के खिलाफ तो कौम हमारी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और कल भी खड़ी रहेगी, क्योंकि ये हमारी कोर वैल्यूज हैं, ये हमारे गुरुओं की दी हुई बेसिक शिक्षा है हमारे को। पर ये जो बात, चाहे आप महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कह लीजिए या आप सिख हिस्ट्री में किसी के बारे में कह लीजिए, जब महाराजा रंजीत सिंह का राज था, सिख अल्पमत में थे, कभी फोर्स कन्वर्जन नहीं हुई, कभी मुसलमानों के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं करी गई। आपको जो पढ़ाया जा रहा है झूठ पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार वास्तव में, मैं जैसे पहले कह रहा था, यू नीड टू रीड एंड री राइट योर हिस्ट्री। रामनिक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने तो यूरोप में आके ये सारी हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला, सिखों से मेरा पहला वास्ता पड़ा बेल्जियम में। बेल्जियम में मैं 6 महीने के लिए एक घर में रहा था। वहां पे खेती बाड़ी करते थे हम, स्ट्रॉबेरीज पिक करते थे और चीजें। तो 8 लोग थे, जिसमें से एक मैं था, एक रावलपिंडी का पाकिस्तानी था और 6 सिख थे। और खुला ढुल्ला जीते हैं, खुला ढुल्ला। मैंने उनके साथ देखा, कोई नफरत, कोई बनावट, बड़ी जिंदा दिल कौम है। मुझे ये पूछना था आपसे कि यही जिंदा दिल कौम पंजाबी सिखों में क्यों फर्क है, और कन्वर्ट होने के बाद, वो मुसलमान होने के बाद इतने कमीने क्यों हो गए? सॉरी फॉर द वर्ड, लेकिन लिटरली कमीनापन इनके अंदर नजर आता है कि अपने भाइयों को बलोचों को मार रहे हैं, अपने भाइयों को पठानों को मार रहे हैं, अपने भाइयों सिंधियों को मार रहे हैं, अपने ओरिजिन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। तो वही पंजाबी कौम जो सिख होती है तो जिंदा दिल होती है, जिसका म्यूजिक, खाना पीने पे, इंडियन फूड पे, इंडियन म्यूजिक पे, इंडियन शोबिस पे, मतलब हर जगह कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव। पाकिस्तान में आके वो पंजाबी, वही पंजाबी कौम क्यों इतनी कमी नहीं है? क्या वजह है तो वही लोग वो। देखिए, मैं आपको बताता हूं साहब, ये कोर वैल्यूज का एक डिफरेंस है कि जो आपके मूल सिद्धांत हैं उसका फर्क है। हमारे को गुरुओं ने कहा किर्त करो, नाम जपो और वन छको, मेहनत करो, डट के मेहनत करो। हमारी कौम, सिख कौम, बहुत मेहनती कौम है। और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो पंजाबी हैं, मैं आपको बता दूं वादे तौर पे, आपको गुरुद्वारा साहब में सिख कम दिखेंगे और आपको हिंदू भाई ज्यादा दिखेंगे। आप किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, विदाउट एक्सेप्शन।
अरे भाई, तो किर्त करो, आप मेहनत करो, नाम जपो, यानी कि आप अपने धर्म से, अपनी कोर वैल्यू से दूर मत जाओ। और वर्ण छको, वर्ण छको का मतलब होता है बांट के खाओ। अगर आप खा कमा रहे हो और आपका कोई भाई है वो गरीब है, वो उसके पास अगर नहीं कुवत, तो आप बांट के खाओ। तो किर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको। ये हमारे को, हमारी पहली पातशाही ने कोर वैल्यूज में एक चीज हमारे अंदर इनकलकेट की। 10वीं पातशाही ने नांदेड़ साहब में ज्योति ज्योत समाने से पहले 52 हुक्म जारी किए सिखों के लिए। 52 हुक्मों में से पहला हुक्म क्या है हमारा साहब का, कि किसी की बदखोई नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। ये हमारी कोर वैल्यूज है। तो जो गुरु का सिख है वो खुला डुला जिएगा। उसका एक कारण और बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा जरूरी है यार भाई। महाराज साहब ने ना दोने हत्था नाल सिख कौम नूं आशीर्वाद बख्शिया, कादा चढ़दी कला दा। हमारे को हमारे गुरुओं ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, चढ़दी कला च रहोगे। चढ़दी कला का बेसिक मीनिंग क्या है? आप खुश रहोगे, टेंशन नहीं रहेगी, आप तरक्की में रहोगे, बी प्रोग्रेसिव। तो हम लोग जहां गए, मेहनत करी। आपने बताया जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लकिंग का काम किया आपने बेल्जियम में, तो मेहनत करने वाली बात है और आपस में मिल बांट के खाने वाली बात है। खुला दिल, खुला मन। अब आप ये ऑन दी अदर हैंड रैडक्लिफ लाइन के उधर चले जाइए। आप कोर वैल्यू से डिटैच हुए और कहीं ना कहीं ये बात हर एक को पता है कि साहब जो पाकिस्तान के अंदर आज मौजूद मुसलमान हैं, उनका पिछोकड़, जैसे मैंने कहा ना सनातनी मुस्लिम है ये, इनका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं हिंदू में या सिखों में मिलेगा आपको। और इनके बाप दादाओं के ऊपर जो बीती, जो गुजरी, अगर ये सोचेंगे कि साहब हम भी यही तशद्दुद करेंगे दूसरों के ऊपर, तो ना तो ये खुद तरक्की करेंगे ना किसी और को तरक्की करने देंगे। ठीक है? अब एवरीबडी नोज, इनफैक्ट कई बार मेरी बात होती है पाकिस्तानी दोस्तों से, कई बार चैनलों के ऊपर भी बात होती है, तो वो एडमिट करते हैं कि हाँ जी मैं तो जट हूं, इस्लाम तो मेरा एडॉप्टेड रिलीजन है। तो तुम अपनी जो कोर वैल्यूज है उनसे इतने दूर चले गए हो, और जो तुम्हारा एडॉप्टेड रिलीजन है तुमने उसको इतना मजबूती से जकड़ लिया है कि तुमको यह भी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे इस एडॉप्टेड रिलीजन की अच्छाइयां क्या है। तुम ना तो अच्छे इंसान बन सके, ना तुम अच्छे मुसलमान बन सके। तुमने वो हर चीज अडॉप्ट कर ली यहां से वहां से उठा के जो बुरी है, कि जी गैर मुस्लिम जो हैं वो काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। एक थ्योरी और है साहब कि अगर आपने जन्नत नसीब करनी है और दूसरे को जन्नत नसीब करानी, तो एक गैर मुस्लिम को मुसलमान बना दो। अरे आप देखो ना कि जो आपके कोर वैल्यूज हैं, चाहे सनातन में हो, चाहे सिख में हो, चाहे हिंदू में हो, अरे कर्म के ऊपर भरोसा रखो ना, किर्त करो, आप अपने कर्म अच्छे करो। अरे कौन सी 72 गुरे भाई, कौन सी जन्नत की शराब भाई, क्या क्या फिलॉसफी है यार। मरने के बाद किसको क्या पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये जिंदगी है, ये वक्त है, इसको जन्नत बनाओ ना। ये पाकिस्तान है तुम्हारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। हम तो अपने देश को जन्नत बना रहे हैं साहब, खूब लगे हुए हम तो। हमने अपनी जिंदगी जन्नत बना रखी है, क्योंकि हम तुम्हारी वाहियात बातों पे ना तो भरोसा करते ना विश्वास करते। और धीरे धीरे आपका झूठ दुनिया के सामने खुल चुका। अब आपकी जो आवाम है वो आपके झूठ को पहचान रही है, चाहे वो पख्तून हो, अपने पठान हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोच हो, सबको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में सत्ता है, उसको गुरूर है, वो पंजाबी मुसलमान है जो एट्रोसिटीज पे एट्रोसिटीज करता जा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ना तो अच्छे मुसलमान हो और ना तुम अच्छे इंसान, दोनों में से एक चीज नहीं हो। आप इंसान की सूरत में हैवान हो, वास्तव में सच मानो। आपने बाहरे मुल्क में, दूसरे मुल्क में आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है, आप दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हो। आप समझते हो कि साहब आपके पास एक अपर एज है, बहुत दिन नहीं रहेगी एज साहब।
आप अपने ही मुल्क के अंदर अपने हम मुल्कों के ऊपर, अपने हम मजहब लोगों के ऊपर आप इतनी तशद्दुद कर रहे हो, फिर आप सोचते हो कि यार अल्लाह आपके साथ है। कैसी वाहियात सोच इन लोगों की यार। मतलब आप यकीन मानो आरिफ भाई, कई बार तरस आता है इनके ऊपर, और तरस आता है वो 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम के ऊपर। यार आप कैसे शैतानों के चुंगल में फंसे हुए हो। तो मैं तो दुआ करता हूं कि एक अच्छा दिन आएगा जब आप इन 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 हैवानों से आप कुछ आजादी पाएंगे। आप हिंदुस्तान से जुड़िए ना जुड़िए एक अलग विषय है, वो एक अलग बात है, पर आप अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए लड़ते रहें। आप इन बदमाशों से, इन हैवानों से किसी तरीके से अपनी अगर आप जान छुड़ा सकें, तो उसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ है सर, हमेशा। स्ट्रगल कर रहे हैं, मूवमेंट्स चल रही हैं, बलोच अपने तौर पे, सिंधी, पख्तून सब स्ट्रगल कर रहे हैं। बहरहाल आपको पता है कि बगैर किसी की मदद के अगर बंगाली स्ट्रगल करते रहते तो आज तक आजाद ना हो सकते, अगर भारत ने मदद ना की होती। तो ये मदद की जरूरत पड़ती है। बहरहाल रामनिक जी, एक हिस्ट्री में ले जाऊंगा आपको। मैंने भी काफी इसके बारे में स्टडी किया है, खास तौर पे गुरु गोविंद जी के बारे में, फिर साहबजादों के बारे में जिनको दीवार में चुनवा दिया था औरंगजेब ने। सुना है कि मुगलों को अगर सबसे ज्यादा टफ टाइम किसी ने दिया है तो सिखों ने दिया है, और हिंदुओं के अगर सबसे बड़े कोई प्रोटेक्टर थे उस दौर में तो वो सिख थे। तो हमें थोड़ा बताएंगे कि क्या सिख गुरुओं की कुर्बानियां थी और क्या इनकी वो जो स्ट्रगल थी इन्वेडर्स के खिलाफ, कुछ उसके बारे में ज्ञान देंगे प्लीज। देखिए, मैंने आपको किस्सा बताया 9वीं पातशाही का, जब पंडित कृपाराम आए उनके पास। मटन से थे वो। मटन श्रीनगर के पास है, 60-65 किलोमीटर दूर है मटन। पंडित कृपाराम जब गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उनको ये कहा कि साहब आप जाके औरंगजेब को ये कह दीजिए। बहरहाल उस वक्त 8 साल की उम्र थी गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की। तो पंडित कृपाराम को गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि भाई किसी बहुत बड़े किसी संत की जो है इसके अंदर शहादत लगेगी, तब आपके कहीं बचाव हो सकता है। तो 8 साल के गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा अपने पिताजी को, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह को, कि साहब आपसे बड़ा संत कौन होगा, आपसे बड़ा इंसान कौन होगा। तो अगर इनको बचाना है, अगर इनकी जान बचानी है, तो आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये 8 साल की उम्र में गुरु गोविंद साहब ने कहा अपने पिता को। तो साहब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जो हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए औरंगजेब के पास जाने के लिए। उनके साथ पाई मती दास, पाई दयाला, पाई सतीदास, ये 3 सिख उनके साथ गए। और वहां जाके फिर वो काजी, क्या नाम था उसका, काजी बोरा, काजी बोरा ने उनसे कहा कि साहब आप कलमा पढ़िए, इस्लाम तस्लीम कीजिए और आप जाइए, मौज करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो गुरु साहब ने ये कहा कि साहब हम तो इस्लाम कबूल करेंगे नहीं, और ना हम ये आपकी तशद्दुद बहुत देर चलने देंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब आपका फिर जो है जो हशर होगा वो आप सोच लीजिए। तो बादशाह साहब ने कहा कि जो हशर होगा देखी जाएगी। तो भाई मतीदास को सबसे पहले आरे में डाल के चीर दिया, जिंदा चीर दिया बीच में से, आरी से। उसके बाद भाई दयाला को उबलते हुए पानी में डाल के उनको शहीद कर दिया। फिर बारी आई जी भाई सतीदास की। भाई सतीदास को रूई में लपेट के उनके ऊपर तेल डाल के उनको जिंदा जला दिया साहब। उसके बाद काजी बोरा दोबारा आया, कहने लगा कि साहब आप इस्लाम तस्लीम कीजिए, कबूल कीजिए आप, और बस इसके बाद कहानी खत्म, कोई तशद्दुद नहीं होगी। तो महाराज साहब ने उस चीज से भी इनकार कर दिया। तो तब औरंगजेब के हुक्म पे 9वीं पातशाही का सिर कलम कर दिया गया और उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने एक वचन किया, एक बात कही अपने पिता की शहादत पे। उन्होंने कहा, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनु बधु कालू में साका।
इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये होता है कि तिलक और जंजू, ये जो जनेऊ पहनते हैं, तिलक और जंजू के राखे आप हैं, राखा प्रभता का, और किनु बधु कालू में राखा, यानी कि कलयुग में रक्षक के रूप में, एक सेवियर के रूप में आप आगे आए और आपने ये किया। और आपने जैसे बात करी महाराज साहब की, खुद की, माता जी की, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब की, और 4 साहिबजादों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़े साहिबजादे थे, साहिबजादा अजीत सिंह, आज उनका आगमन दिवस है, आज उनका जन्मदिन है। आज के दिन ही वो, आपने बड़ा अच्छा दिन चुना, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, आज उनका आगमन दिवस है। तो 4 साहिबजादे, खुद और अपने माता और अपने पिता, एक परिवार में से 7 शहादतें इस देश और इस धर्म के लिए दी गई। और कुछ भटके हुए लोग हैं, सिखों में भी हैं, जो कहते साहब खालिस्तान चाहिए और ये और वो। तो मैं 2 इंस्टेंसेस, 2 मैं आपको वाकई बताता हूं सिख हिस्ट्री से। पहली पातशाही, जहां से ये हमारी सिक्खी की जोत शुरू हुई, गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह, पहली पातशाही ने वचन किए थे। उन्होंने कहा था कि खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। तो खुरसान से आने वालों ने हिंदुस्तान में इतनी कत्लो गारत करी थी उस समय, उस वक्त, और इतना उन्होंने यहाँ पे तशद्दुदें करी थी कि उन्होंने ये कहा था कि खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। वो ये नहीं कहा कि खुरसान खसमाना किया, पंजाब डराया, खुरसान खसमाना किया, खालिस्तान डराया। तो द आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो बड़ा चूरन चटाते हैं कांग्रेस वाले कि साहब हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हमने इंडिया बनाया, और हम ना होते तो साहब ये सब। तो गुरु नानक साहब के वचन हैं 550 साल पहले कि खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। और हिंदुस्तान की डेफिनेशन भी है, हिंदुस्तान की डेफिनेशन भी है। और अगर आप कल्चरली हिंदुस्तान को देखोगे तो केरला के मंदिरों से लेके और नेपाल के पशुपतिनाथ तक और आसाम के मंदिरों से लेके बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक, ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा है। तिब्बत के अंदर गुरुद्वारे हैं, महाराज साहब ईरान तक गए हैं, महाराज साहब काबा तक गए हैं, उन्होंने 3 उदासियां करी हैं। तो उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बड़े वाज़ेह तौर पे बता रखा है, दिखा रखा है। और 9वीं पातशाही साहिब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जब शहादत दी, उसके बाद उनको कहा गया कि साहब ये हिंद की चादर है, पंजाब की चादर कभी नहीं कहा गया, खालिस्तान की चादर कभी नहीं कहा गया। तो ये कंसेप्ट जो खालिस्तान का है, ये आईएसआई का, आईएसपीआर का कंसेप्ट है। ये देश को तोड़ने के लिए, डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, भारत की प्रोग्रेशन को कहीं ना कहीं स्लो डाउन करने के लिए उनका एजेंडा है। ये हमारे गुरुओं का एजेंडा नहीं है। हमारे गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए शहादतें दी हैं। और कहते हैं ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। तो ये भी एक सच है, और ये तकलीफ है, मैं जानता हूं आपके मुल्ला मौलानाओं को बड़ी तकलीफ है। वो कहते सिखड़िया ने साडा जिहड़ा राज है उजाड़ता। सही है, हमने उजाड़ा सिंगल हैंडेडली नॉर्थ इंडिया के अंदर। ये खैबर का जो खित्ता है, जो खैबर का पास है, इसको बंद किया, वहां से आने वाली इन्वेजन को बंद किया। पठानों के ऊपर जाके हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज किया। हमने उन पठानों को शलवारें पहनाई, वो आज तक शलवारें पहनते हैं। ये महाराजा रणजीत सिंह की और जनरल हरि सिंह नलवा की, ये उनकी मेहनत है, ये उनका उनका जो कहते हैं दम है कि उन्होंने ना सिर्फ इधर अंग्रेजों को रोक के रखा, वहां मुगलों के जो है ना और पठानों के होश ठिकाने लगाए। और बिल्कुल ठीक है उनकी तड़पना, मैं उनसे सहमत हूं भाई, आप ठीक तड़पते हो, आपको तड़पना चाहिए। और ये हिस्ट्री बदलेगी नहीं। आप जब तक जिंदा हो आप तड़पते रहो, और अपनी हर एक नस्ल को समझाते रहना कि ये हिंदुस्तान में अभी भी बहुत हरि सिंह नलवा है, चिंता ना करो, हमारे बड़े बड़े जर्नैल हैं, सिख जर्नैल हैं। एक बार हमारी पॉलिटिकल विल इस तरफ हो गई ना कि साहब ये काम करना है, आवर आर्मी, आवर जर्नल्स विल डिलीवर। और फिर आप जो है ना ये सलवारों के दाने अपने पकड़ के भागते रहना, छोड़ेंगे नहीं। आई विश वो दिन जल्दी आए, हमारे जान छूटे इन लोगों से। महाराज करूंगा जी, पाकिस्तान
में बसने वाले 22 करोड़ जो लोग हैं, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी भी आजादी का दिन आए। रामनिक जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन विथ यू। आपने हमें बहुत ही खूबसूरत बातें बताई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। थैंक यू साहब, थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू।